नमस्कार साथियों, मैं अवनीश कुमार श्रीवास्तव एक बार फिर से ज्ञानंदा एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आपको पता है कि हम लोग भारत का संविधान और संविधान में भाग 5 हम लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और उसी दिशा में आगे जाते हुए आज हम पढ़ रहे हैं भारत में सुप्रीम कोर्ट के बारे में। आज हम क्या करेंगे, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं आज। तो पहले तो इसको कहते हैं हम उच्चतम न्यायालय। तो भारत का उच्चतम न्यायालय हो सकता है, इसको ही पढ़ते हैं हम सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय के बारे में जो आज की क्लास है, जो आज का वीडियो है, वो पूरा हम किसके बारे में पढ़ना है? आज हमें सुप्रीम कोर्ट के बारे में हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले हमसे पूछेगा सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत किया गया है? आर्टिकल 124 में जो दिया है संविधान का, तो आर्टिकल 124 जो है, इसमें हमने क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख किया है। तो आर्टिकल 124 में है क्या? तो आर्टिकल 124 क्या कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का गठन, क्या बोल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का गठन और उससे संबंधित शक्तियां, सुप्रीम कोर्ट का गठन और उससे संबंधित जितना भी सारा पावर है वो किसके पास है? सब भारत की संसद के पास है। तो सुप्रीम कोर्ट का गठन और उससे संबंधित जितनी भी सारी जो शक्तियां हैं, यदि हमसे पूछे वो किसके पास है? संसद के पास है। कौन से आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 124 में इसका उल्लेख किया गया है। तो दो चीज़ें भी हमने पढ़ी हैं। यदि हमसे पूछता है सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख कौन से आर्टिकल में किया गया है? 124 में। क्या है 124 में? तो सुप्रीम कोर्ट का गठन और उससे संबंधित जितना भी सारा पावर है, जितनी भी सारी शक्ति है, वो किसके पास है? संसद के पास है। तो अगर हमसे क्वेश्चन पूछेगा सुप्रीम कोर्ट का गठन और उससे संबंधित जितनी भी सारी शक्ति, प्रावधान हमने किस देश के संविधान से लिया है? तो किस देश के संविधान से लिया है सब प्रावधान हमने? तो अमेरिका के संविधान से प्रावधान हमने क्या किया है? लिया है। तो गठन से संबंधित जितना भी सारा प्रावधान है यदि वो पूछता है कि किस देश से लिया है, तो अमेरिका के संविधान से हमने क्या किया? सारा का सारा जो प्रावधान है वो लिया है। अब अगला क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में सबसे पहले, यदि हमसे पूछे सुप्रीम कोर्ट का गठन कब किया गया, तो भारत में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का गठन कब हुआ? 1774 में कलकत्ता में पहली बार हमने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट का गठन किया। सुप्रीम कोर्ट का गठन कब हुआ? 1774 में कलकत्ता में पहली बार सुप्रीम कोर्ट का गठन किया, जिसके पहले मुख्य न्यायाधीश यदि पूछे कौन थे, तो पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा इम्पे इसके क्या थे? पहले मुख्य न्यायाधीश थे। हमने बताया था आपको बीच में कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट जारी किया, तो ये रेगुलेटिंग एक्ट क्या था? पूरे भारत में एक शासन करने के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा बनाया गया एक कानून था। इसी कानून के तहत, इसी एक्ट के तहत हमने क्या किया? पूरे कलकत्ता में, पूरे भारत के लिए क्या किया? सुप्रीम कोर्ट की क्या की? स्थापना की। और इस सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई? 1774 में, जिसका पहला मुख्य न्यायाधीश यदि हमसे पूछता है किसको बनाया गया, तो इसका पहला मुख्य न्यायाधीश किसको बनाया गया? एलिजा इम्पे को बनाया गया। तो यदि स्वतंत्रता से पहले यदि हमसे क्वेश्चन पूछता है कि स्वतंत्रता से पहले भारत का पहला सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर स्थापित किया गया, तो स्वतंत्रता से पहले भारत का सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में स्थापित हुआ। कब हुआ? 1774 में। इसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा इम्पे थे। इतना सा जो था, ये थोड़ा सा बेसिक मैंने आपको बताया, और लग रहा है आपको समझ में आ रहा होगा। और नहीं आ रहा हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको मेरा वीडियो
कैसा लगता है, और वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। अब ये तो आ रहा थी, अब MPPSC का जो एग्ज़ाम हुआ, इस MPPSC के एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन पूछा था कि भारत में स्वतंत्रता के बाद सुप्रीम कोर्ट का गठन कब हुआ। ये MPPSC प्री का क्वेश्चन था। प्री में पूछा कि सुप्रीम कोर्ट का गठन कब हुआ, तो भारत में सुप्रीम कोर्ट का गठन संविधान लागू होने के बाद किया गया। तो सुप्रीम कोर्ट का गठन यदि पूछा भारत में कब हुआ, तो 28 जनवरी 1950 को हमने क्या किया, भारत में सुप्रीम कोर्ट का गठन किया। मतलब 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। तो संविधान लागू होने के 2 दिन बाद हमने क्या किया, भारत में सुप्रीम कोर्ट का क्या किया, गठन किया। कब हुआ, 28 जनवरी 1950 को हमने सुप्रीम कोर्ट का गठन किया। यदि हमसे पूछे इसकी मुख्य खंडपीठ कहाँ पर है, या पूछे भारत का सुप्रीम कोर्ट है कहाँ पर, तो मुख्य खंडपीठ कहाँ पर है इसकी, दिल्ली में है। तो भारत का सुप्रीम कोर्ट यदि पूछता है कहाँ पर है, दिल्ली में। परंतु राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से क्या कर सकता है, देश के किसी भी भाग में इसकी खंडपीठ को स्थापित कर सकता है। तो ये था अभी बेसिक। इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। अभी तो क्या पढ़ रहे थे हम लोग, सुप्रीम कोर्ट के बारे में। आर्टिकल कौन सा बताया था मैंने आपको, 1, 2, 4 बताया था। गठन कब बता दिया था, 28 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ था। पहला कहाँ पर बता दिया, कलकत्ता में हुआ। पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, एलिजा इम्पे थे। अब देखिए, स्थापना के समय यदि हमसे पूछे कि इसमें कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी, स्थापना के समय इसमें कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी, 8 थी, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश होगा और 7 क्या थे, अन्य न्यायाधीश। तो एक तो हो गया मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस होगा, और प्लस 7 क्या होते हैं इसमें, अन्य न्यायाधीश थे। तो स्थापना के समय हम कह सकते हैं 28 जनवरी 1950 को जब हमने सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की, तो इस समय इसमें कुल न्यायाधीशों की जो संख्या थी वो कितनी थी, 8 थी। यदि हमसे पूछे वर्तमान में इसमें कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, तो वर्तमान में पूछे कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, 34 है। इन 34 में से 33 तो न्यायाधीश होते हैं और एक क्या होता है इसमें से, मुख्य न्यायाधीश होता है। समझ गए ना। स्थापना के समय यदि हमसे क्वेश्चन पूछे कि स्थापना के समय सुप्रीम कोर्ट में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी, तो स्थापना के समय टोटल कितनी थी, 8। वर्तमान में यदि पूछता है कितने न्यायाधीश हैं, तो 34 हैं। 34 में से एक मुख्य न्यायाधीश हो गया और 33 हमारे क्या हो जाएंगे, अन्य न्यायाधीश इसमें हो जाएंगे। अब देखो, 33 न्यायाधीश और अन्य एक मुख्य न्यायाधीश। यदि हमसे पूछता है कि इन मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो इन सभी की नियुक्ति मैंने बताया था आपको किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। मैं आपको बता चुका हूँ कि सेंट्रल से संबंधित जितनी भी सारी नियुक्तियाँ हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगी, वो सारी की सारी नियुक्तियाँ किसके द्वारा की जाएंगी, राष्ट्रपति के द्वारा की जाएंगी। तो आर्टिकल, हालांकि नियुक्ति संबंधी जो प्रावधान है वो आर्टिकल 124(2) में दिया गया है कि आर्टिकल 124(2) के अनुसार मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है वो किसके द्वारा की जाती है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही क्या की जाती है, नियुक्ति की जाती है। और राष्ट्रपति ही उसे क्या करता है, फिर शपथ दिलाता है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति किसके परामर्श से करता है, मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से क्या करेगा, अन्य न्यायाधीशों की क्या करता है, वो नियुक्ति करता है। अब हमसे क्वेश्चन पूछेगा कि न्यायाधीश बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। चलिए अब क्या पढ़ते हैं हम,
सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने के लिए क्या क्या योग्यता है? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने के लिए योग्यता है। बनने के लिए योग्यता है। तो क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए जब जाके हम सुप्रीम कोर्ट के क्या बन सकते हैं? न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बन सकते हैं। तो इसके लिए पहली योग्यता तो ये कि भारत का नागरिक होना चाहिए। ये मैंने आपको सारे इसमें बताया कि भारत का नागरिक होना चाहिए। जितने भी सारे उच्च पद हैं उन सब पर नियुक्ति किसकी होती है? भारत का नागरिक की होती है। तो पहला क्या होना चाहिए उसे? भारत का नागरिक होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी, अब ये तो सभी के लिए होगी। अब मेन जो इम्पोर्टेंट कंडीशन है कि मुख्य सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने के लिए अन्य क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, तो वो राज्य के किसी भी उच्च न्यायालय में, राज्य के किसी भी उच्च न्यायालय में, राज्य में जितने भी सारे हाई कोर्ट हैं, वर्तमान में यदि हमसे पूछता है कि राज्य में देश में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है, तो वर्तमान में देश में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? 25 है। तो इन 25 उच्च न्यायालय में से किसी भी उच्च न्यायालय में उसने क्या किया हो? 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में क्या किया हो? उसने काम किया हो। राज्य के किसी भी उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक उसने क्या किया हो? न्यायाधीश के रूप में क्या किया हो? उसने काम किया हो। या इन दोनों कंडीशनों में से क्या चाहिए? एक कंडीशन चाहिए, या तो 5 वर्ष तक क्या रहा हो? न्यायाधीश रहा हो, या इसने हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में, किसमें? हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में कम से कम 10 वर्ष तक वकालत की हो या विधि का व्यवसाय किया हो। राज्य के किसी भी उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन और लगा के क्या दिया? या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में 10 वर्ष तक उसने क्या किया हो? विधि का व्यवसाय किया हो या वकालत की हो। और चौथा जो है, तीसरा जो है, राष्ट्रपति की राय में, राष्ट्रपति की राय में क्या होना चाहिए? उसे कानून का ज्ञाता होना चाहिए या विधि का ज्ञाता होना चाहिए। ये सारी की सारी योग्यताएं किसके लिए हैं? न्यायाधीश बनने के लिए। और उन्हीं न्यायाधीश में से जो वरिष्ठ होता है उसे हम क्या करते हैं? मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करते हैं। तो क्या क्या हो गया? पहला, भारत का नागरिक होना चाहिए। राज्य के किसी भी उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक उसने क्या किया हो? न्यायाधीश के रूप में काम किया हो, या हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में कम से कम उसने क्या किया हो? 10 वर्ष तक विधि का व्यवसाय किया हो। और राष्ट्रपति की राय में विधि का ज्ञाता हो या कानून का उसे क्या होना चाहिए? ज्ञान होना चाहिए। ऐसे किसी भी व्यक्ति को हम क्या कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकते हैं। डायरेक्टर यदि हमसे एग्जाम में पूछता है कभी कभी कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम योग्यता कितनी है, तो न्यूनतम कोई नहीं, मैक्सिमम 65 तक वो रह सकता है। तो मिनिमम योग्यता कुछ नहीं है, मिनिमम एज भी कुछ नहीं है। तो ध्यान रखना है, ये सारी की सारी योग्यताएं उसके पास क्या होनी चाहिए, तब जाके हम उसे क्या कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में उसे नियुक्त कर सकते हैं। और ये बता चुका हूँ, अगर एक कोई व्यक्ति सारी योग्यताएं रखता है तो इसके बाद उसकी नियुक्ति जो है वो कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति के द्वारा उसकी क्या होती है? नियुक्ति की जाती है। तो राष्ट्रपति उसे क्या कर देगा? नियुक्त कर देगा। और राष्ट्रपति ही उसे क्या करेगा? फिर शपथ दिलाता है। समझ गए ना? नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति उसे क्या करता है? फिर शपथ के द्वारा शपथ दिलाता है। तो एक मुख्य न्यायाधीश हो गया, 33 अन्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति क्या करता है? मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से करता है। आया था समझ में? चलिए आगे चलते हैं।
चलिए, अब नियुक्ति हो गई कि मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है? मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति के द्वारा। यदि पूछे इसे शपथ कौन दिलाता है? शपथ भी किसके द्वारा दिलाई जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा इसे दिलाई जाती है। अब आते हैं इसके कार्यकाल पर कि मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल जो है वो कितने वर्ष का होता है। तो संविधान में इसके कार्यकाल को कहीं भी निश्चित नहीं किया गया है, लेकिन ऐसा बताते हैं कि भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है 65 वर्ष की आयु तक, कब तक? 65 वर्ष की आयु तक वह अपने पद पर बना रहता है। कब तक बना रहेगा? 65 वर्ष की आयु तक वह अपने पद पर बना रहता है। और अगर इससे पहले भी यदि पूछे वो किसको त्यागपत्र देता है, तो इससे पहले अगर वो त्यागपत्र देना चाहे तो किसको देगा? लिखित रूप से किसको त्यागपत्र देता है? अपना त्यागपत्र वह राष्ट्रपति को देता है। कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? कोई निश्चित नहीं। 65 वर्ष की आयु तक वह अपने पद पर बना रहता है। त्यागपत्र किसको देता है? तो लिखित रूप से वह राष्ट्रपति को क्या करेगा? अपना त्यागपत्र दे देगा। अब भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश अपने कार्यकाल की समाप्ति के पश्चात भारत का मुख्य न्यायाधीश यदि कार्यकाल समाप्त हो जाता है तो कार्यकाल की समाप्ति के पश्चात वह देश के किसी भी न्यायालय में क्या नहीं कर सकता है? वकालत नहीं कर सकता है। कार्यकाल की समाप्ति के पश्चात किसी भी न्यायालय में वह वकालत नहीं कर सकता है। कार्यकाल की समाप्त हो जाता है, उसका कार्यकाल समाप्ति के पश्चात क्या करेगा? देश के किसी भी न्यायालय में वो क्या कर सकता है? विधि का व्यवसाय नहीं कर सकता है, वकालत नहीं कर सकता है। जबकि अन्य जितने भी सारे न्यायाधीश होंगे, यदि उनका कार्यकाल समाप्त होता है तो सुप्रीम कोर्ट को छोड़कर वह भी देश के किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं। इसके लिए क्या था? प्रावधान था। अब आते जैसे मान लो किसी भी कारण से मुख्य न्यायाधीश क्या होता है? अनुपस्थित होता है। क्या होता है? अनुपस्थित रहा, किसी कारण से बीमार हो गया, छुट्टी पर चला गया, या अन्य किसी कारण से मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त होता है, तो आर्टिकल 126 में व्यवस्था की गई है कि भारत का जो राष्ट्रपति होता है, कौन होता है? ऐसे लिख देता हूं, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश कौन से आर्टिकल में है? 126 में है। तो टेम्परेरी जो चीफ जस्टिस की नियुक्ति कौन करेगा? तो राष्ट्रपति। तो जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा उन 33 न्यायाधीशों में से क्या करते हैं हम? एक व्यक्ति को, एक न्यायाधीश को क्या करते हैं? कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के रूप में क्या कर देते हैं? नियुक्त कर देते हैं। और ये प्रावधान यदि हमसे पूछता है कौन से आर्टिकल में दिया है, तो आर्टिकल 126 के तहत भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो क्या कर सकता है? कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की क्या करेगा? नियुक्ति कर सकता है। अब आते हैं इसका वेतन कितना होता है। तो मुख्य न्यायाधीश का जो वेतन है, यदि वो हमसे पूछे कितना होता है, मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना होता है? 2,80,000 रुपये प्रतिमाह इसे क्या मिलता है? वेतन प्राप्त होता है। मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना होता है? 2,80,000 रुपये प्रतिमाह इसे क्या होता है? वेतन प्राप्त होता है। जबकि अन्य न्यायाधीश जितने भी सारे हैं, अन्य न्यायाधीशों को वेतन कितना मिलता है? 2,50,000 रुपये क्या मिलता है? वेतन प्राप्त होता है। मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना है? 2,80,000 रुपये। जबकि अन्य न्यायाधीश जितने भी सारे होते हैं उन्हें 2,50,000 रुपये क्या मिलता है? वेतन प्राप्त होता है। अब हम एक्चुअली क्या है कि MPPSC प्री के लिए एक्चुअली स्पेशल क्लास हम ले रहे हैं, तो फैक्चुअल बहुत सारा पूछता है। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन है? वर्तमान में न्यायाधीश कौन है? सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला कौन है? वो सारा का सारा हम क्या करें यार, इसमें थोड़ा सा और देखते हैं अभी। चलिए,
अब पूछेगा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने वाले पहले व्यक्ति कौन है। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने वाले पहले व्यक्ति कौन है, सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन है। सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे। मैं कई बार आपसे पूछ चुका हूं, हीरा लाल जी कानिया। हीरा लाल जी कानिया इस सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने वाले पहले व्यक्ति थे। तो सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, हीरा लाल जी कानिया थे। यदि हमसे पूछे वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश कौन है अभी, तो वर्तमान में यदि पूछे कौन है तो डी.वाई. चंद्रचूड़ करके हैं। डी.वाई. चंद्रचूड़ ये वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के कौन से नंबर को 49 से 50वें नंबर के क्या होंगे, मुख्य न्यायाधीश होंगे। अब पूछेगा कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला कौन है। न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला कौन है, तो न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला कौन है, मीरा साहिब फातिमा बीवी। इस सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने वाली क्या थी, पहली महिला थी। कौन, मीरा साहिब फातिमा बीवी सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बनने वाली क्या थी, पहली महिला थी। ये सब मैंने आपको क्या किया है, फैक्चुअल बता दिया है। इसके बाद हम 2 आर्टिकल और पढ़ेंगे और देन की क्लास में हम इसके क्या पढ़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट के अधिकार और शक्तियों के बारे में आपको बताऊंगा। चलिए अब 1-2 चीजें और पढ़ना हमारे लिए अभी। पहला है आर्टिकल 127। आर्टिकल 127 में क्या है, आर्टिकल 127 में क्या है, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किया है। तदर्थ न्यायाधीश या इसको कहते हैं एडहॉक न्यायाधीश, ADHOC, एडहॉक जस्टिस। तो तदर्थ न्यायाधीश होते क्या है, जब सुप्रीम कोर्ट में किसी भी कार्यवाही को करने के लिए गणपूर्ति या कोरम की संख्या कम होती है, तब ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो क्या कर सकता है, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से क्या कर सकता है, तदर्थ न्यायाधीशों को नियुक्त कर सकता है। या सुप्रीम कोर्ट में जितने भी सारे न्यायाधीश यदि उनका स्वास्थ्य सही नहीं है या किसी भी कारण से वो अनुपस्थित रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी क्या कर सकता है, जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की सारी योग्यताएं रखता है, ऐसे लोगों को हम क्या कर सकते हैं, तदर्थ न्यायाधीश के रूप में क्या कर सकते हैं, उसे नियुक्त कर सकते। योग्यताएं वही रहेंगी जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने के लिए होनी चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए, हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक उसने क्या किया हो, न्यायाधीश के रूप में काम किया हो, या 10 वर्ष की वकालत की हो, या मैंने क्या बताया था कि राष्ट्रपति की राय में कानून का ज्ञात। ऐसे किसी व्यक्ति को हम क्या कर सकते हैं, तदर्थ न्यायाधीश के रूप में क्या कर सकते हैं, नियुक्त कर सकते हैं। ये कब करते हैं, जब किसी भी बैठक में निर्णय देना हो और गणपूर्ति या कोरम की संख्या कम होती है, तब ऐसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, तदर्थ न्यायाधीशों को नियुक्त कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, कई बार एग्जाम में हमसे पूछा है आर्टिकल 127 में क्या है, तो तदर्थ न्यायाधीश या एडहॉक जस्टिस का क्या दिया है, इसमें प्रावधान किया गया है। अब हमसे एक आर्टिकल और पूछता है, आर्टिकल 129 आर्टिकल। कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 129 में आखिर क्या दिया गया है। तो आर्टिकल 129 जो है, इस आर्टिकल 129 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को एक अभिलेखीय न्यायालय के रूप में परिभाषित किया है। सुप्रीम कोर्ट क्या है, एक अभिलेखीय न्यायालय है। इसका मतलब होता है रिकॉर्ड कोर्ट है।
क्या है, रिकॉर्ड कोड। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट की जितनी भी सारी जो कार्रवाई होती है उसी के रिकॉर्ड को हम क्या कर सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं, और देश के किसी भी न्यायालय में उसे हम एविडेंस के रूप में क्या कर सकते हैं, प्रस्तुत कर सकते हैं। और इसकी अवमानना के लिए अभिलेखीय न्यायालय को दंड देने का भी प्रावधान किया गया है। यदि कोई व्यक्ति इसके विरुद्ध में जाके कोई ऐसा काम करता है, सुप्रीम कोर्ट ने किसी व्यक्ति को बरी कर दिया और उस निर्णय के विरुद्ध जाके यदि कोई न्यायालय डिसीजन देता है तो न्यायालय की अवमानना के लिए अभिलेखीय न्यायालय को क्या दंड देने की शक्ति का भी प्रावधान किया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट की जितनी भी सारी कार्रवाई होती है उसे क्या करते हैं, हम रिकॉर्ड के रूप में क्या करते हैं, सुरक्षित रख लेते हैं। इसलिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देश के किसी भी न्यायालय में एविडेंस या साक्ष्य के रूप में इसे हम क्या कर सकते हैं, प्रस्तुत कर सकते हैं। अब इसके लिए मैं दूसरी क्लास 2 वीडियो बना दूंगा। अब बचा है सुप्रीम कोर्ट के अधिकार और शक्तियां क्या क्या हैं। फैक्चुअल बेसिक जितनी भी सारी जानकारी थी वो मैंने आपको बता दी है सारी। काम के आर्टिकल हमें याद करना है, आर्टिकल 124 याद करना है, 125 याद करना है, 126 याद करना है, 127 और 129 आर्टिकल हमें क्या करना है, याद करना है। पूछ सकता है आर्टिकल 128 में क्या है, तो न्यायाधीशों के कार्यकाल के बारे में थोड़ा सा इसका प्रावधान किया गया। सेवानिवृत्ति के बाद कौन कौन न्यायाधीश क्या क्या कर सकता है, आवश्यकता नहीं, हम सारे आर्टिकल याद भी नहीं कर सकते हैं। एग्जाम की दृष्टि से जितने सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे वो मैं आपको सब बता रहा हूँ। आप पॉलिटी से जितने पीएससी के जितने भी सारे आपके क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में, आप देखना 99% हमारा प्रयास यही है कि जितने भी सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में स्पेशल पीएससी प्री के लिए जितने भी सारे क्वेश्चन आपके पॉलिटी से आएंगे, वो मेरा प्रयास ये रहेगा वो सारे के सारे आपके क्वेश्चन वीडियो से ही क्या हो जाए, बन जाए। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ उसे आप क्या करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में मुझे आप जरूर बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत के साथ।